नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने शेयर करने वाला हूं, हम स्ट्रेटजी रखें अगले 3 महीने के लिए MPPSC के लिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि हम किस हिसाब से तैयारी करें। हम 2020 के मेंस की तैयारी करें या फिर MPPSC 2021 के प्री की तैयारी करें। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेहनत की होगी, लेकिन ऑन द डे जिस दिन एग्ज़ाम था 10-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई गलती नहीं है आपकी। तैयारी करके गए थे लेकिन गलती हो गई। ठीक है, जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो नो डाउट जिनको कॉन्फिडेंस होगा वो तो मेंस की तैयारी कर ही रहे होंगे। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट जो बीच में स्कोर लेके फंसे, खास तौर पे मैं बात करूं 55 से 65 नंबर, ये एक ऐसा स्कोर है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का होगा, पढ़ने वाले स्टूडेंट का। जो नहीं पढ़ता तो वो तो भाई 30, 40, 45 नंबर, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको तो अभी शायद काफ़ी आगे मेहनत करनी है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो 50 नंबर भी हम मान के चले, 50, 55, 65 नंबर तक जो गए थे और उनको लगता है कि थोड़ा सा और हम स्विच कर लेते, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ लेते तो 10-15 नंबर हमारे और आ जाते। लेकिन फाइनली एग्ज़ाम हो चुका है, अब जो हो गया तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम आने वाला जो 2-3 महीने हैं उसमें हम क्या अप्रोच रखें ताकि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो भाई कंफ्यूज यहाँ से बिल्कुल ना हो। मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बताने वाला हूँ, आपका प्री क्वालिफाई हो ना हो लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगा कि किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम और सिलेबस को आगे बढ़ाना है। तो हम पहले कैलेंडर को देख लेते हैं कि क्या होने वाला है अगले 2-3 महीने में। तो यहाँ पर जो आपका MPPSC का मेंस है वो 23 से 28 नवंबर की डेट है, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो, नवंबर के लास्ट में है। और जो प्री है वो नवंबर 21 में है। कोरोना की थर्ड लहर नहीं आए, अच्छी बात है, और नहीं आती है तो ये एग्ज़ाम की डेट है लगभग यही होने वाला है। कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, 2-4-5 दिन, और इस हिसाब से चलें तो मुझे लगता है कि जो प्री का जो एग्ज़ाम है वो शायद पहले हो जाए। ठीक है, और मेंस का एग्ज़ाम बाद में हो, अगर इस हिसाब से चला, क्योंकि मेंस तो आपका है ही ऑलरेडी महीने के लास्ट में। ठीक है, या हो सकता है 29-30, सैटरडे संडे को देखना पड़ेगा कब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोग प्री क्वालिफाई कर रहे हैं वो तो यकीनन मेंस के लिए पूरी तरीके से लगे होंगे। लेकिन जो कंफ्यूज हैं कि भैया हमारा होगा कि नहीं होगा, 60 नंबर आ रहे हैं, 62 नंबर आ रहे हैं, करें नहीं करें, मेंस पढ़ें या फिर से प्री पढ़ें, तो मैं बता दूं ऐसे लोगों ने अभी तक शायद बहुत से लोगों ने किताब ही नहीं उठाई होगी और रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। ठीक है, और मैं यकीन मानिए रिजल्ट भी आ जाएगा तो फिर वो 2021 के नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो लोग मेंस देने वाले हैं उनके लिए प्री बहुत आसान रहेगा, क्योंकि जो प्री का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। हमने देखा 2020 के प्री में काफ़ी डीप क्वेश्चन आए थे, तो मेंस वाले के लिए यकीनन इसमें एडवांटेज रहेगा। और जो लोग सिर्फ प्री के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और पूरी तरीके से मान चुके हैं कि उनका पेपर बिगड़ गया है, तो भाई आपको बता दूं तो ऐसी कंडीशन में आपका 2021 का प्रीवी नहीं निकलने वाला, क्योंकि पूरा का पूरा एडवांटेज मेंस वालों को ही मिलेगा। क्योंकि आप ऑलरेडी इनसे अगर 5-10 नंबर पीछे थे और यहाँ पर आपने अपनी तैयारी को रोक दिया तो आप इनसे और पीछे हो जाओगे, आपके लिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा प्री। तो यहाँ पर आप कॉम्पिटिट करते रहें। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच लेके जाना है, ताकि आपका मेंस अगर ना भी दे रहे हैं तो एटलीस्ट आप अगला जो प्री है उसके नज़दीक पहुँचें और उसको क्वालिफाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट को लेकर क्या अप्रोच रखनी है और इस 2-3 महीने में अपने टाइम का जो सही प्रयोग है वो हम कैसे करें। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो मैं मानता हूँ कि कोर सब्जेक्ट वो होते हैं जो हमारा बहुत ही टाइम कंज्यूम करते हैं और समय इनमें बहुत ज़्यादा लगता है इनको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। दूसरा हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट हमारे आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपके बहुत ज़्यादा टाइम को कंज्यूम करते हैं और लगभग आपका जो टोटल स्टडी का टाइम है उसमें आपको 50-60%, लगभग 60% का समय आपको इन टॉपिक्स को देना पड़ेगा। ये मैं लूसेंट से नहीं उठा रहा हूँ कि आपने लूसेंट से पॉलिटी उठा ली और कंप्लीट हो गई। मैं अच्छी बुक से पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, डीप पॉलिटी की बात कर रहा हूँ।
अच्छे किताबों की बात कर रहा हूँ, उनमें काफ़ी डीप दिया हुआ है। ज्योग्राफी नो डाउट बहुत बड़ा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एमपी का ज्योग्राफी बहुत ही डीप है। ज्योग्राफी सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। हिस्ट्री ये भी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, एंशियंट है, आपका मेडिवियल है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। तो ये भी बहुत बटा हुआ सब्जेक्ट है और काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है। और इसमें जो आपका जो एमपीपीएससी का वेटेज है वो लगभग आपका 40 से 45 नंबर का रहता है। मतलब आप 60% समय देते हो और आपका 40 से 45 स्कोर हो सकता है। दूसरे आपके अदर स्कोरिंग सब्जेक्ट में आपका साइंस एंड एनवायरनमेंट है, स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है और आपका एमपीजी के है। एमपीजी के भी नो डाउट कि बड़ा है, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो एमपी को पढ़ते ही रहते हैं, तो अब उतना नहीं बचता है एमपी। आप में से काफ़ी सारे लोग आधे से ज़्यादा बुक को एमपी को ख़त्म कर चुके हैं। ये वो सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं और इनके कंपैरिजन में उतना टाइम नहीं लेते। यानी कि आप अपने टोटल टाइम में अगर आप 40% की स्टडी दोगे तो ये जो हम सब्जेक्ट हैं आपको स्कोर दिलवाएंगे लगभग 50-55 से 60 नंबर। तो थोड़ा सा टाइम भी कम लेते हैं सब्जेक्ट और आपके स्कोर को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कोर सब्जेक्ट को आप छोड़ दें, मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि इन सब्जेक्ट को आप क्या अप्रोच रखें, मतलब ये स्कोर क्या रहने वाला है, तो हम इनमें किस तरीके से सब्जेक्ट को उठाएं और कितना कितना टाइम हम किस सब्जेक्ट को लें। तो मैं टॉपिक वाइज पहले कोर सब्जेक्ट की बात करूंगा। पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी लगभग आपका एमपीपीएससी में 25 नंबर का आता है। मैं आपको अभी सिलेबस का पार्ट दिखाता हूं कि सिलेबस में किस तरीके से पॉलिटी को डिफाइन किया गया है। कमीशंस हैं, आपका जो पंचायती राज है, ठीक है, और आपका ये अधिनियम है 1935 है, 1900 आपका 19 है, ये सारी चीज़ें पॉलिटी का ही पार्ट है। पॉलिटी के लिए आप 17 बुकें ना पढ़ें, कमीशन के लिए अलग, पंचायती राज के लिए अलग, अधिनियम के लिए अलग, आर्टिकल के लिए अलग। एक बुक बताता हूँ, प्री के काम भी आएगी और मेंस के काम भी आएगी। आप अगर कंफ्यूज हैं कि प्री में आपका होगा या नहीं होगा और मेंस दूं या नहीं दूं, तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। 15 से 20 दिन या 1 महीना जो भी अगर मेंस के रिजल्ट में टाइम लगे तो आप इस बुक से शुरू कर सकते हैं, चाहे प्री देना हो चाहे मेंस देना हो। एक ही बुक है, पूरे भारत में प्रचलित है, उसका नाम है एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी, ठीक है। सबसे बेस्ट बुक है, यूपीएससी के लिए भी काफ़ी ये लोग प्रेफर करते हैं इस बुक को, और मैं सजेस्ट करूंगा इस बुक के साथ में आप जाएं। ये बुक छोटी नहीं है, नो डाउट की बुक काफ़ी मोटी बुक है, इसमें पेज नंबर ही नहीं दिए रहते हैं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। पता चला पेज नंबर देख के लोग पढ़ाई ना करें, तो इस बुक में पेज नंबर भी नहीं दिए हैं, लेकिन अच्छी खासी मोटी बुक है। लेकिन एक बार ये बुक ख़त्म कर लो तो प्री हो चाहे मेंस हो, आपके 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गए प्री में, ठीक है। ये आपको सिलेबस में बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इंडियन पॉलिटी की इस बुक से आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको सबसे पहले सिलेबस में ले चलता हूँ। ये आपका सिलेबस है, छः नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर आपका सीधा 10 नंबर के 8 नंबर का आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो यहीं से बनता है। ये लास्ट में थोड़ा सा इकोनॉमी का पार्ट है, इसको हम छोड़ दें, 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ये पॉलिटी में ऐड कर दिया गया है। बाकी लगभग 8 नंबर का जो पेपर है वो आपका सीधा यहीं से निकल के आता है। 1935 अधिनियम है, सीधा आपको मिल जाएगा। इस बार आपके प्री 2020 में पूछा गया था कि 1935 अधिनियम के जो पहले का चुनाव कब हुआ था, 1934 में, 1930 में। सीधा आपको जवाब यहाँ से मिल जाएगा, इसके अंदर दिया हुआ है। संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, आपको इसका जवाब इसमें मिल जाएगा। कार्यपालिका है, ठीक है, संविधान संशोधन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। सीधा आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इसके, ठीक है। ऊपर हम थोड़ा सा और देखते हैं, यहां पर देखिए, लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन पेपर्स आपके यहां से बनते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, देखिए जो आर्टिकल्स हैं वो सेम ही हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एमपी के लिए कोई अलग से आर्टिकल लिखे नहीं है। हाँ, लेकिन ये राज्यपाल की लिस्ट है, आपकी मंत्रिमंडल है, विधानसभा है, हाई कोर्ट के जज है, इनकी लिस्ट आपको जरूर याद करनी पड़ेगी, डेटा बेस्ड है काफ़ी।
ये आपको याद करना पड़ेगा। बाकी हम पंचायती राजों की बात करें, जो 73 और 74 अमेंडमेंट हुआ था वो आपका सेम है एज इट इज़, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। आपको एम लक्ष्मीकांत के बाहर आपको नहीं जाना है। दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पर एक और सब्जेक्ट है आपका जो पॉलिटी का ही पार्ट है लेकिन इसको अलग कर रखा है, कमीशंस आपके। ये कमीशन है आपके जो लगभग 10 नंबर का वेटेज है इसमें, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कोई अलग से बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो डीप आता है। किसी पतली सी बुक से 10-15 पेज की बुक से ये क्वालिफाई नहीं होगा। इस बार आपका एक सीएजी का क्वेश्चन आया था, काफ़ी डीप क्वेश्चन आया था और उसमें कथन 1 और कथन 2 दिए थे और पूछा था कि कौन कौन से कथन ठीक है। तो डीप क्वेश्चन था, जो आपको डीप क्वेश्चन है वो आपको इंडियन पॉलिटी से मिल जाएगा, अलग से 17 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग 20 से 25 नंबर का आपका पेपर यहीं से बन सकता है। अगला हम टॉपिक उठाते हैं, अगला हम सब्जेक्ट देखते हैं आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो वेटेज रहता है लगभग 10 नंबर का रहेगा आपका। अब इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि हिस्ट्री बहुत ही बड़ा पार्ट है और हिस्ट्री में आप एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, मेडिवियल है, मध्यकालीन है और आधुनिक भारत है। तो इन तीनों पार्ट को अगर हम डीप पढ़ गए तो मैंने बताया एक कोर पार्ट है, कोर सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि बहुत टाइम लेते हैं, 1 से 1.5 महीना आपको लग जाएगा तो भी हिस्ट्री खत्म नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए मेरी सलाह होगी कि आप एक ही पार्ट को पढ़ें और जो डीप पढ़ें वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, ठीक है। थोड़ा सा मोटा पार्ट है लेकिन आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको सिलेबस में ले चलता हूँ। देखिए ये आपका सिलेबस है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ज़्यादातर जो पार्ट हैं वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ही बन रहे हैं, ठीक है। ये पहला वाला जो टॉपिक है ये एंशिएंट और आपका मेडिवियल से है, मध्यकालीन से है। ये जो 3 पार्ट है आपके, ये तीनों के तीनों किससे हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से है और ये सारा का सारा आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। तो आप एक पार्ट को पढ़ लीजिए, पूरे तीनों पार्ट को ना पढ़ें क्योंकि 10 नंबर का वेटेज है। तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, बजाय इसके कि 2 मोटे मोटे बुक्स और पढ़ी जाएं और उससे सिर्फ 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर हमारे बने। तो ठीक है, हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग ही देखना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, जितना हम पढ़ सके उतना ही हमें पढ़ना है। दूसरा हम ज्योग्राफी को देखते हैं। ज्योग्राफी देखिए बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है, अगर इसको ख़त्म करने पे आ गए तो 6 महीने लग जाते हैं लेकिन ज्योग्राफी ख़त्म नहीं होती है। बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में मेरी फ़िलहाल अप्रोच ये है, अगर आप थोड़े कंफ्यूज हैं कि आप प्री देने वाले हैं, मेंस देने वाले हैं, अगर मेंस के लिए आप बिल्कुल आश्वस्त हैं तो भाई डीप स्टडी करें, इसकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, मैप्स हैं, ठीक है, उनसे आप जा सकते हैं। लेकिन यदि आप प्री के लिए जाने वाले हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इतना पीछे ना पड़ें इसमें, और ये 10 नंबर के पार्ट के लिए आप डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, फैक्ट्स ज़्यादा पूछते हैं। तो यहाँ पर मैं लूसेंट को आपको प्रेफर करूँगा, मोस्टली मैं नहीं करता हूँ लेकिन यहाँ पर मैं करूँगा, और इसमें इंटरनेट का भी आप सहारा ले सकते हैं। देखिए ज्योग्राफी में जो अभी जो क्वेश्चन आए थे उसमें मोस्टली यही आए थे कि माउंटेन से रिलेटेड वर्ल्ड के, ठीक है, आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो ये वो क्वेश्चन है कि इसमें डेटा ज़्यादा है, डीप नहीं जाना है हमें, लेकिन इसमें क्या है, डेटा ज़्यादा है। तो डेटा आपको लूसेंट की बुक में भी मिल जाएगा। हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा। लेकिन ये इतना सारा डेटा है, 200-225 कंट्री हैं कि हमें आपको कैपिटल याद करने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो राष्ट्रीय उद्यान है, कैपिटल्स हैं, करेंसी है, माउंटेन्स हैं, नदियां हैं, तो इनका डेटा भी आप याद कर सकते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता 10 नंबर के लिए आप 2 से 3 महीने तो टाइम बचा है और आप 1 से 1.5 महीना खर्च कर दें। मेंस देने वाले हैं तो नो डाउट कि आपको डीप जाना पड़ेगा, लेकिन प्री के लिए ज्योग्राफी में डीप मत चले जाना, डीप चले जाओगे तो बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। अगला हम देखते हैं एमपीजीके। एमपीजीके का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा रहता है, ऑब्वियस सी बात है, स्टेट का एग्जाम है तो लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका एमपीजीके से आता है। तो बहुत सारे लोग डिफरेंट बुक सजेस्ट करते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो उसी को डीप पढ़ें, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ये महेश बरी जी की बुक है, मैं ये प्रेफर करता हूँ। हालांकि काफ़ी लोगों का कहना है कि इसमें थोड़ी मिस्टेक्स हैं और काफ़ी लोग कहते हैं कि इसमें उनको डुप्लीकेट बुक्स मिली है, तो हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ी ठीक लगी।
कुछ एक जगह है मिस्टेक है, तो उसके लिए आप इंटरनेट का सहारा जरूर लें, क्योंकि एमपीजी के बहुत बड़ा टॉपिक है और 30 नंबर आपके पूरे पूरे आपके दिला सकता है अगर आपकी इसमें डीप नॉलेज है तो। ठीक है, इंटरनेट को खोल के जरूर बैठें, चाहे आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप अपने लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो सीधे आप इंटरनेट पर जाइए और डीप पढ़िए। खास तौर पे कोई प्रमुख व्यक्ति है, अगर बुक में 2 लाइन में दिया गया है तो आप नेट पे जाके उसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़िए, क्योंकि बिल्कुल डीप में जाके पूछते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन अब आना बंद हो गए हैं। अगले हम जो कोर सब्जेक्ट जो आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है, लिमिटेड सिलेबस होता है, लेकिन पढ़ना हमें वो भी पड़ता है। स्पोर्ट्स की बात करूं तो ओलंपिक्स है, कॉमनवेल्थ गेम है, एशियाड गेम है, नेशनल गेम्स है, ग्रैंड स्लैम है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत डीप क्वेश्चन इसमें आ भी नहीं सकता है, क्योंकि कोई ऐसा मोटी मोटी बुक तो है नहीं है स्पोर्ट्स के लिए, लिमिटेड ही क्वेश्चन आता है और करंट से जरूर जुड़े रहे स्पोर्ट्स में। दूसरा, स्पोर्ट्स में अवार्ड और फेमस पर्सन जरूर याद रखें, ये पूछ लेते हैं, क्योंकि कई बार हम छोटे छोटे लोग हैं, हम बड़े बड़े प्लेयर्स को तो सब याद रखते हैं, लेकिन कुछ छोटे प्लेयर्स को भी याद रखें, हो सकता है पूछ ले कि ये प्लेयर किस खेल से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स को इग्नोर ना करें, छोटा सब्जेक्ट है तो यहाँ पर प्रयास करें कि 10 नंबर पूरे लें। बजाय इसके ज्योग्राफी को आप इतना पढ़ोगे तो भी उसमें 4 से 5 क्वेश्चन ही आपके बन पाएंगे डीप पढ़ने के बाद भी, जबकि यहाँ आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो आपके 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। तो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग ही रहें, किसी एक सब्जेक्ट के पीछे ना पड़े, उन सब्जेक्ट को उठाएं जो कम समय में आपको ज़्यादा स्कोर दिला सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम 6-8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लें, कुछ लोग 1 साल का पढ़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर जो स्टेट के एग्जाम है उसमें याद रखें 2 से 3 साल का मिनिमम आप पढ़ के जाइए, अगर हो सके तो और 2-3 साल का पढ़ लीजिए पीछे का भी, जिसमें योजनाएं अगर कुछ हैं तो उनको जरूर देखें। देखिए, इस बार एक क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी 2020 के प्री में कि बालकृष्ण नवीन थे, उनका बचपन का नाम क्या था। ठीक है, और आप एमपीजीके की बुक्स उठाओगे तो उनके जो बचपन का या जो निकनेम है वो नहीं मिलेगा आपको। अब ये क्वेश्चन ये कहाँ से बना है, एक्चुअल में 2018 में इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी डेथ हुई थी बालकृष्ण नवीन की, तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था, 2-3 साल पहले का था, इसीलिए यहाँ पर डीप पढ़ लिया। तो जो लोग करंट अफेयर्स, एमपी करंट अफेयर से खासतौर पर जुड़े रहते हैं, घटना चक्र रेगुलर पढ़ते रहते हैं, तो उनका ये क्वेश्चन इजीली बन गया होगा। तो ठीक है, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो बताया मैंने कि 2 से 3 साल की पढ़ें और करंट अफेयर्स को थोड़ा सा डीप पढ़ें, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है कि कम पढ़ने पर आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। योजनाएं जरूर पढ़ें, एमपी की जितनी भी योजनाएं हैं, छोटी हो बड़ी हो, किसी को इग्नोर ना करें, सारी योजनाएं पढ़ें। ठीक है, अगला साइंस एंड एनवायरनमेंट और आपका बचता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। नो डाउट कि ये भी एक मीडियम सब्जेक्ट है, इतना डीप ना तो इसकी बुक्स हैं और ना ही इसमें इतना डीप पूछते हैं। 10 नंबर का आपका ये पेपर, क्वेश्चन पेपर बनता है, 8 नंबर का भी आ सकता है और थोड़ा 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ये भी आपका लगभग मीडियम है, काफ़ी छोटा सिलेबस है इसका और इसमें आप 10 नंबर पूरे ले सकते हैं, लेकिन डीप पढ़ें, ये ना पढ़ें कि भैया पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, इस लेवल के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कोई पर्टिकुलर बुक्स तो बहुत अच्छी नहीं है, हो सकता है अब मार्केट में आने लगी हो, क्योंकि ये सिलेबस थोड़े से नए हैं, पहले नहीं आते थे। तो कुछ अगर मार्केट में अच्छी बुक्स देख लीजिए, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पर भी काफ़ी अच्छे वीडियोस डले हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए शुभम गुप्ता सर ने बहुत अच्छे वीडियो डाले हैं। ठीक है, और डीप समझाया है और उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने इसमें एक MCQ से रिलेटेड कुछ वीडियो डाले थे। ठीक है, तो जो बेसिक क्वेश्चन थे आपके उन MCQ से कवर हो जाएंगे, और जो डीप चाहते हैं आप शुभम गुप्ता सर की वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे वीडियो डाले हैं, उन्होंने काफ़ी डीप समझाया। साइंस एंड एनवायरनमेंट में भी उन्हीं के गुप्ता सर के चैनल पर ही कुछ वीडियो डले हैं, उनने भी काफ़ी अच्छा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन टीचर्स का, बहुत अच्छा डीप समझाया है। 40-50 घंटे के उन्होंने लगभग लेक्चर लिया है और काफ़ी अच्छा समझाया है। ठीक है, तो ये वीडियोस भी आप यूट्यूब के थ्रू देख सकते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये। तो ये वो जो टॉपिक थे, मैंने बताया आपको कि किस सब्जेक्ट में आपको किस प्रकार से अपनी अप्रोच रखनी है, और
अकॉर्डिंग टू टाइम आपको खेलना है इस समय। तो ये कुछ स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपके सामने शेयर की हैं कि हम किस सब्जेक्ट को किस तरीके से देख सकते हैं और किस हिसाब से हम तैयारी करें। एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि MPPSC में अब सिलेबस जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है, तो आप लूसेंट या फिर वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़कर बिल्कुल मत जाएं। हाँ, नो डाउट कि 30-40 क्वेश्चन उसमें से आने ही आने हैं, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम जो पार्ट है, वेटेज है, वो आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का ज़्यादा है। UPSC लेवल के जो क्वेश्चन है उतने तो नहीं, लेकिन हाँ उसके जैसे कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं जिनकी संख्या लगभग इस बार भी 30 से 40 रहेगी। तो जो 30 से 40 में से इन क्वेश्चंस को कर पाएगा वही आगे जा पाएगा। हो सकता है माइनस मार्किंग कर दे, और करना चाहिए MPPSC को अगर पेपर को टफ बनाता है। तो डीप पढ़ें, जो भी आप सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं। फिलहाल आप यहाँ से 3 महीने की अप्रोच लेकर जा सकते हैं, तो 1 से जो 1.5 महीना है यहाँ पर किसी सब्जेक्ट्स को डीप पढ़ें। पॉलिटी को उठाते हैं तो मेरी सबसे सही सलाह है कि आप कंफ्यूज हैं किससे शुरुआत करें, तो पॉलिटी बेस्ट सब्जेक्ट है आपका। 1 महीना पूरा का पूरा उसको दें, नो डाउट कि आपका 20 से 25 नंबर का स्कोर उसमें होगा। ठीक है, फिलहाल आप डीप पढ़ें। जब एग्ज़ाम का जब टाइम आएगा तो पहले से आपके जो नोट्स बने हैं या जो 2020 के प्री की तैयारी करी थी, तो लास्ट मंथ में आप उसका रिवाइज करें जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप डीप ही जाएं। ऊपर ऊपर के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप ऊपर की लेयर पढ़ लोगे 3 महीने में, फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। फिर 2022 के प्री की तैयारी करोगे, फिर ऊपर ऊपर पढ़ोगे, फिर भी नहीं निकलेगा। आप 50% ही पढ़ लें, सारा सिलेबस ना पढ़ें, 50% ही सिलेबस को डीप पढ़ लें। भाई थोड़ा बहुत तो आपको आता ही है ना, 50% भी आप डीप पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ऊपर ऊपर आप 1000 क्वेश्चन भी पढ़ लोगे तो भी आपके 10 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे बनेंगे, और डीप आप 200 क्वेश्चन पढ़ लोगे और इस 200 में से अगर 5 क्वेश्चन भी आते हैं ना तो भी आप कर दोगे। तो डीप के साथ ही जाएं। एग्जाम की डेट को बिल्कुल ना देखें, देखोगे तो कंफ्यूज होगे, भूल जाए एग्जाम की डेट को। सिर्फ सब्जेक्ट को फोकस करें, सब्जेक्ट के बेस पे जाए। कोई दिक्कत नहीं है, किसका प्री हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हो सकता है 2-3 सब्जेक्ट 21 के प्री तक क्लियर बहुत अच्छे से हो जाए, फिर हो सकता है 22 के प्री में एकदम से अच्छा कर दो। लेकिन आप प्री की तैयारी के साथ में अगर डीप स्टडी करोगे तो आपको मेंस में भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेंस और प्री का जो लेवल है वो लगभग बराबर है। आपको डीप ही जाना पड़ेगा। ये कुछ स्ट्रेटजी थी जो मैंने प्रयास किया है कि आपको समझा पाऊँ। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।